Hello everyone, this is Nidhi and I welcome everyone on my channel. तो ये एक क्लास 7 का कंप्लीट कोर्स है साइंस सब्जेक्ट का जिसमें आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम है या फिर वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, जैसे कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सीटेट वगैरह, वो भी आप इससे रेडी कर सकते हैं। ये क्लास 7 का रिवीजन एक तरीके का रिवीजन वीडियो है और इसमें मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं। सारे चैप्टर का इसमें आपको एक कंसाइज एक आपको रिवीजन टाइप्स आपका इस वीडियो से हो जाएगा। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये चैप्टर फर्स्ट है जो ये न्यूट्रिशन के बारे में बताता है कि प्लांट्स किस तरीके से न्यूट्रिशन अपना यानी कि फूड को कंज्यूम करते हैं और किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और पहला तो होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, जिसमें फूड अपना दे मेक देयर ओन फूड दे मेक देयर ओन फूड देयर ओन फूड वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस आपका सनलाइट ये सब यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे आपका आ गया हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ये कौन से प्लांट्स होते हैं, ये किस तरीके का न्यूट्रिशन है प्लांट्स में, तो ये कुछ फंगाई होते हैं, आपके मशरूम्स होते हैं, जैसे ईस्ट होते हैं, ये सभी आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं। और इनका जो मोड होता है ये डेड और डीके मैटर पे से अपना फूड लेते हैं और उन्हीं पे सरवाइव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक। जैसे हम जानते हैं एक ककस्टा प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाता है, जैसे ये वाली पिक्चर आप देख पा रहे हैं। और ये सारा न्यूट्रिशन आपका होस्ट प्लांट का ये सारा ये ककस्टा प्लांट जो है ले लेगा, क्योंकि इसके अंदर खुद मिनरल्स की कमी होती है और इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता है। सो ये टोटली डिपेंड करता है दूसरे होस्ट प्लांट पे जिस पे ये ग्रो करेगा। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस और प्लांट्स। ये आपका पिचर प्लांट है। ये इस तरीके की शेप होती है पिचर टाइप, जिसमें ऑर्गेनिज्म यहाँ लैंड करेगा तो ये इसका लिड जो है ना ये क्लोज हो जाता है, जिस वजह से इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और तुरंत ही आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएगा और इसके सारे न्यूट्रिशन ये इनहेल कर लेगा और या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूम कर लेगा। लाइकवाइज सनड्यू प्लांट्स होता है, इसमें भी इस तरीके से अगर ऑर्गेनिज्म कोई बैठता है तो ये उसके सारे न्यूट्रिशन सक कर लेता है और ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं इसे। ये कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, इनकी जो जड़ें होती है रूट्स, वहां पर कुछ नोड्स होती है यानी गांठें होती हैं जहां पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं और ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रेट को प्लांट को सप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये प्लांट लेग्यूम प्लांट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। और ये कहाँ रहते हैं, ये इनके नोड्स पे रहते हैं। लेग्यूम मतलब ये सब जो आपके दाल वाले प्लांट्स होते हैं जो हाईली प्रोटीशियस प्लांट जिसे कहते हैं, वो सभी लेग्यूम प्लांट्स कहलाते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ आया होगा। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट, और प्रोडक्ट निकलते हैं जो आपके वो एंड दैट इज ऑक्सीजन एंड शुगर। शुगर इज नथिंग बट इट्स अ ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये इनका आपको कह सकते हैं ये
फूड है जो ये अपने लिए प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। देन ये जो लोकेशन होती है जहाँ पर ये सब कुछ होता है, दैट इज मेसोफिल सेल्स होती हैं प्लांट्स में, जहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है। और फूड को प्रिपेयर करने के लिए एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसकी प्रेजेंस में ये सारा प्रोसेस होता है। तो अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो प्लांट्स में आपके स्टोमेटा ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं, और यानी कि स्टोमेटा और स्टोमेटा के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में आपका ये एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। और जिसकी प्रेजेंस में ये आपका फूड सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि सबसे पहले आपका बॉडी जो है, जो फूड है वो आपके माउथ में जब जाता है तो उस प्रोसेस को आप सिंपल इंजेशन कहते हैं। इंजेशन मतलब फूड आपने लेके सिर्फ माउथ में एंटर हुआ है, बक्कल कैविटी में एंटर हुआ है, उसको कहते हैं इंजेशन। यानी कि टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, और यू कैन से बक्कल कैविटी। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन में आपका जो फूड है ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपका जो स्टोमक है इसमें जो HCl प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये डाइजेस्ट होगा। और फिर आपका आ जाता है जब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा बचा हुआ फूड, तो वहाँ पर ये आपका अब्जॉर्प्शन होता है, फूड का अब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब आपकी ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उस पूरे न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेंगी। और अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो आपका एसिमिलेशन है, अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनसे ये सारा न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुंचेगा, तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन। यानी कि फूड का जो न्यूट्रिशन है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में अब्सॉर्ब हुआ था, ये अब आपका हर सेल तक पहुंचेगा, इसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। देन आपका इजेशन मतलब अनवांटेड फूड जो है या अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है वो आपका एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये कुछ ग्लैंड्स है जिनका काम होता है फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे लिवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है और प्रिपेयर करके सिक्रीट करता है और ये बाइल जूस आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद ये आपका इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। इसका काम है बाइल जूस का काम है ब्रेकडाउन ऑफ फैट को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। देन ये आपके इंटेस्टाइनल जूस हो गए, ये आपके फूड का अगेन डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, ये अगेन पैनक्रियाटिक जूस जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। फिर आपका आ गया ये आपका ईसोफेगस है, सलाइवा में हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम है जो कि अगेन स्टार्च जो हमारा फूड है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका एमाइलेज एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। तो ये कुछ ज़रूरी आपके सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू जो है ना आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है जिसमें आपके इंसीजर्स होते हैं, और आपका ये कैनाइन्स हैं, प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं, ये आपके टीथ के टाइप्स हैं सारे, और इनके स्ट्रक्चर की जैसे हैं उसी तरीके का इनका फंक्शन भी है। और ये इनका फॉर्मूला होता है 4 to 4 6, यानी अपर जॉ में ये
और एक नीचे लोअर जॉ में, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपना 32 इन एडल्ट पर्सन ये नंबर देखा जाता है। तो 4246 अपर जॉ और सेम नंबर इज अवेलेबल इन लोअर जॉ। तो इसे करके ये आपका 32 है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, एक तरीके से याद कर लो इसे। और इसके बाद है आपने ये एक स्ट्रक्चर है इंसीजर आपका, ये जो फर्स्ट आपके अंदर बाइटिंग में काम आते हैं, इंसीजर बाइटिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट है आपका टीयरिंग में, कैनाइन जो है आपके वो टीयरिंग में काम आते हैं, यानी फूड को टीयर करने में, चीरने फाड़ने में काम आते हैं, टीयरिंग में काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये ग्राइंडिंग और चूइंग, ये दोनों फंक्शन आपका प्री मोलर और मोलर में आ जाता है। तो ये आपका इस तरीके से ये फंक्शन होता है। तो टीयरिंग के लिए कैनाइन जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। ये आपके 2 प्रेजेंट होते हैं, 2 इन बोथ जॉ, एक आपका इस साइड है और एक इस साइड है, तो इस तरीके से ये 2 होते हैं। और सेम आपका नीचे भी देखा जाता है ये कैनाइन। और ये आपके ग्राइंडिंग के काम आते हैं, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड। ओके, सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइबर्स टू फैब्रिक्स, यानी कि जो जितने भी फाइबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हैं चाहे आर्टिफिशियल हैं, उनसे फैब्रिक बनने तक का जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे नेचुरल फाइबर्स होते हैं क्या, जैसे सिल्क है, वूल है। एनिमल फाइबर, बिकॉज सिल्क ये जो आपका सिल्क है ये भी आपका नेचुरल हो गया। वूल अगर आप एनिमल से ले रहे हो ये भी नेचुरल फाइबर हो गया। और आपका ये जो वूल है वो आपको पता है कि ये आपको हेयर्स ऑफ शीप, गोट और याक से मिलती है। फ्लीस को हम हेयर कहते हैं, हेयर एक तरीके से एक हेयर होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं शीप पे। फिर आपको सिल्क कैसे मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। नेक्स्ट है द वूल यील्डिंग एनिमल्स वेयर अ थिक कोट ऑफ हेयर on their body. Hair keeps these animal warm because hair trap air which does not let the heat release. यानी कि एक बार जो हीट अंदर उनकी बॉडी में पहुंच गई तो ये बाहर नहीं आ पाती है, ये बाहर नहीं निकल पाती है, ट्रैप हो जाती है, पूरी तरीके से फंस जाती है। और जिस वजह से ये जो है ना इनकी बॉडी गर्म रहती है। तो जितने वूल यील्डिंग एनिमल है इनकी बॉडी पे बहुत थिक कोटिंग होती है हेयर की, और जो कि इन एनिमल्स को गर्म रखती है ठंडी जगह पर। और इनमें जैसे लिखा हुआ है कि जो एयर है एक बार अगर अंदर गई हेयर्स के अंदर, यानी कि सपोज ये शीप है और इसकी बॉडी में गई ही तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, और इस तरीके से ये वार्म रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फाइबर्स। अगर देखें तो नेचुरल फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल अपना प्लांट है, और आपका एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर पीछे बात की हमने सिल्क, और आपका वूल हो गया, ये आपके एनिमल फाइबर है पर ये नेचुरल फाइबर है। ये आपका हो गया कॉटन और जूट, जूट वगैरह ये हो गए आपके प्लांट फाइबर्स जो कि अगेन नेचुरल फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर है। तो जब भी आपको फाइबर से आपको एनिमल्स के जो हेयर है उनसे फाइबर बनाना है तो सबसे पहले का प्रोसेस होता है शेयरिंग, यानी कि उनके जो बालों को, उनके फ्लीस को निकाला जाता है, शेविंग की जाती है। फिर उनकी स्किन को वॉश किया जाता है, क्योंकि जब आप शेविंग करते हैं तो एक पतली सी उनकी लेयर भी स्किन के साथ आ जाती है। या फिर कह सकते हैं अगर वो हेयर फ्लीस उनकी गंदे है तो उनको वॉश किया जाएगा। शॉर्टिंग अगर अच्छे और जो काफ़ी डेंस है, कहीं कहीं गुच्छे से हैं, तो उनकी शॉर्टिंग की जाती है। मतलब मिक्स कलर आ रहा है कैसा है तो वो एक शॉर्टिंग की जाती है। फिर रिमूवल ऑफ वर्व, ऐसे कुछ गुच्छे टाइप के ज़्यादा कहीं नज़र आते हैं अगर तो वो फिर निकाला जाता है। और फिर डाई भी कर सकते हैं, फिर उस तरीके से स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, और इस तरीके से ये फाइबर
तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि ये जो वूल निकालते हैं उन्हीं को हो जाती है, और इससे क्या ब्लड डिजीज हो जाती है, जिसे शॉर्टर डिजीज कहते हैं। और जो लोग इन पे काम करते हैं, वूल के लिए निकालने के लिए काम करते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत पाई जाती है, एंथ्रेक्स बीमारी, क्योंकि इनके हेयर्स में ये बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिल्क। सिल्क ये आपका एक वॉर्म है, वॉम्बिक्स मॉरी, और जो कि अपने कोकॉन से ये सिल्क का प्रोडक्शन करता है और हमें सिल्क मिलती है। इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है रीलिंग। क्या होता है अगर पूछा जाए तो रीलिंग टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम द कोकॉन। कोकॉन से थ्रेड्स को बाहर निकालना, इसको हम रीलिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है स्काउरिंग। स्काउरिंग मतलब द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज थॉरली वॉश। इसको वॉश किया जाता है, अगर स्किन भी साथ में आ रही है हेयर के, इसको वॉश किया जाता है ताकि उसमें से ग्रीस और डस्ट ये सब निकल जाए, और इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा है। नेक्स्ट है आपका हीट। हीट चैप्टर है और इसमें दो तरीके के थर्मोमीटर बताए हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। क्लिनिकल हम बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं, और इसका टेम्परेचर आप देख सकते हो 35 से 43। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको लैब में यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट में भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसमें हम बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। दिस वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है और लैंड ब्रीज कब होता है? सी ब्रीज मतलब समुद्र की जो ठंडी हवा है वो आपकी लैंड पे पहुंच रही है अगर, तो हम कहेंगे कि सी ब्रीज है। और लैंड ब्रीज यानी कि लैंड की जो ठंडी हवा है वो आपकी समुद्र पे पहुंचे या सी में पहुंचे तो हम कहेंगे वो लैंड ब्रीज है। तो चलो यहाँ समझते हैं। ये एक दिन का टाइम है और लैंड गर्म हो चुकी है क्योंकि हीट पड़ रही है, और जो गर्म हवा है वो लाइट होने की वजह से ऊपर उठ जाती है, और तो इस जगह तो ये वैकेट हो गई, खाली हो गई। तो इस जगह को भरने के लिए समुद्र की ठंडी हवाएं इस लैंड पे आ जाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सी ब्रीज। समुद्र की ठंडी हवाओं ने इस खाली जगह को भर लिया है। वहीं अगर रात की बात करें तो रात में जो आपके समुद्र के ऊपर की जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, और इस जगह आपका एक खाली स्पेस, जो गर्म हवाएं हैं ऊपर उठ के लैंड पे जाती हैं, और लैंड की जो ठंडी हवा है वो समुद्र पे जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि नाइट में समुद्र के किनारे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र की जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ रश करती है, गर्म होने की वजह से लाइट हो जाएंगी ना हल्की, फिर ये लैंड की तरफ चली जाती है। और जब ये जगह खाली हो गई अगेन तो फिर ये जो ठंडी हवा है लैंड की ये आपका इस जगह को फिल करने के लिए जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर रात को गर्म महसूस होती है, हॉट महसूस होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, कुछ हमारे इसमें हीट में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि कन्वेक्शन, कन्वेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये क्या टर्म्स होते हैं। इसमें जो कंडक्शन होता है एनर्जी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होती है। मतलब ये जो हीट अगर इसने ट्रैप की है तो अगर आपने इसको टच किया है तो इसको कहेंगे कंडक्शन। कन्वेक्शन में ये लिक्विड्स और गैसेस में देखा जाता है, जिसमें जब सबसे पहले नीचे की लेयर गर्म होती है फिर ये ऊपर जाती है और साइडों की इस जगह को फिल करते, जब तक ये मॉलिक्यूल प्रॉपर ये कंप्लीटली गर्म नहीं हो जाता, ये जो लिक्विड है ये पूरा गर्म आपको नहीं महसूस होगा। तो एक तरीके से मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं,
जब तक कि हर पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर ना हो जाए, तो इसको कन्वेक्शन कहते हैं। अगर दोबारा हम इसे समझे तो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय सर्कुलेशन एंड मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसेस। सबसे पहली बात तो ये कि ये लिक्विड और गैसेस में होती है। अगर यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है लगातार, तो यहाँ के जो जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। साइडों के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर जब खाली हो गया है, तो ये साइडों के पार्टिकल्स भी यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, फिर ये भी गर्म होंगे और फिर ये भी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हर पार्टिकल्स इसमें गर्म होगा, हर मॉलिक्यूल गर्म होगा, तब जाके ये कन्वेक्शन मोड आपका कहलाएगा। थर्मल का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब टेम्परेचर होता है। रेडिएशन क्या होता है आपका? द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय सरफेस। अगर कोई भी चीज़ है जो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर ले तो हम क्या कहेंगे? रेडिएशन है वहाँ पर। या फिर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या फिर आप कह सकते हैं कि जो सनलाइट आती है हमारी, वो भी एक तरीके की रेडिएशन है। और कंडक्शन में हमने देख ही लिया है कि द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट। टच करने में आपको फील होगा कंडक्शन में, और ये ज़्यादातर आपको सॉलिड में देखा जाता है, सॉलिड चीज़ों में देखा जाता है। इफ़ यू यूज़ अ मेटल स्टिक फॉर फायर, योर हैंड विल गेट हॉट बिकॉज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फायर टू द मेटल। अगर आप कोई स्टिक लेते हैं मेटल की, तो पहले वो फायर मेटल का एक हिस्सा गर्म होगा, फिर ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा और ये फिर आपको हैंड पे महसूस होगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है हीट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसको कहते हैं कंडक्शन। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, चैप्टर है एसिड और बेस। एसिड और बेस में हम देखते हैं कुछ हमारे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एसिड कहते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस आपका सॉर है यानी कि खट्टा है, तो हम कहेंगे कि वो आपका एसिड है। लेकिन अगर कोई बेस है तो सारे बेसिस कैसे होते हैं? बिटर, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, जैसे कि सोप और आपका डिटर्जेंट, ये सभी आपके बेस होते हैं। फिर हमारा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो रखी हुई है इसमें ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो ये हम कई बार घरों में भी यूज़ करके पता लगा सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जैसे टर्मरिक। टर्मरिक का कलर कभी भी एसिड में चेंज नहीं होता है, ये हमेशा सेम रहता है, लेकिन बेस में ये रेड हो जाता है। नेक्स्ट है आपके कुछ इंडिकेटर्स आपके चाइना रोज, और ये जो फिनोक्थिलीन है ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी मार्केट में आपको अवेलेबल रहता है ये। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सार होते हैं, जो खट्टे होते हैं, जैसे कि हमारा लेमन और ऑरेंज, इन सब में क्या है? एसिड है, पर वो नेचुरल है, दैट इज नॉट हार्मफुल। हार्मफुल नहीं है, वो नेचुरल है, इसलिए हमारे लिए ठीक है वो। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं सब में क्या होता है? नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ये भी एक टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन जैसे हमारे कई बार हमें इंडाइजेशन हो जाता है तो हम एंटासिड लेते हैं, या हम कह सकते हैं इनो लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, यानी कि उसका जो लेवल है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो एक तरीके से हम एसिड जो हमारी बॉडी में हो गया है, हम इसको एंटासिड लेते हैं, यानी कि बेस एक तरीके से ले रहे हैं, और हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही, तब जाके आपका इंडाइजेशन ख़त्म हो जाता है। तो आपका जो एंटासिड लेते हैं वो एक तरीके का बेस होता है, और इससे क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि ना वो एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, दैट बिकम सॉल्ट और वाटर, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इंडाइजेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। जब भी सॉइल में आपका एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम कुछ बेस ऐड करते हैं सॉइल में, और ताकि वो प्रॉपर फर्टिलिटी उसमें बनी रहे। अगर बेसिक ज़्यादा हो गई है तो फिर हम एसिड यूज़ करते हैं। अगेन वही
रिएक्शन है कि न्यूट्रलाइज करना है हमें, ना वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री बेस्ड, ये भी कई बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, तो फिर इसको भी न्यूट्रलाइज करके कई बार रिलीज किया जाता है, पहले से ही इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं और तब इसको फिर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है एंट और बीज, इनकी जो बीज है और जो एंट्स है, इनके जो स्ट्रिंग्स होते हैं इनमें फॉर्मिक एसिड भरा हुआ होता है, और जब भी ये काटते हैं तो बॉडी में बहुत पेन होता है, तो हमें वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करना चाहिए, सोडा बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं इसे। तो ये इसके इफेक्ट को कम कर देता है, अगेन वही न्यूट्रलाइज कर रहा है यहाँ पे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है, नहीं बनता है, सॉरी, नो न्यू सब्सटेंस, जैसे बल्ब जले या फिर आप शुगर डिजोल्व करो, वाटर का इवोपरेशन हो जाए, या फिर केमिकल चेंज है तो वो फिर परमानेंट हो जाएगा, मतलब कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे कि जंग लग जाना, आपका आयरन में रस्टिंग हो जाना, ये सब आपके केमिकल चेंज में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में भी आयरन के जो गेट होते हैं, कई बार वाटर की वजह से, बारिश की वजह से, अगर इनके ऊपर कोटिंग नहीं है, पेंट वगैरह नहीं है, तो फिर इनमें रस्ट जमा हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 7 है और इसमें हमें देखना है कि वेदर और क्लाइमेट और अडेप्टेशन एनिमल में कैसे होता है, कैसे वो अपने आप को उस क्लाइमेट के लिए अडेप्ट करते हैं, चेंज करते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर की डेफिनेशन है टेम्परेरी डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एक पर्टिकुलर जगह पर वहाँ की कंडीशंस कैसी रहती हैं, दिन हर दिन हम नोटिस करेंगे, या टेम्परेरी कैसी रहती है उनकी, तो देखेंगे तो उसको कहेंगे हम वेदर है। लेकिन अगर किसी एरिया में परमानेंट ही वो वेदर कंडीशन रह रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। जैसे कश्मीर की तरफ हम कहते हैं यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, क्योंकि परमानेंट स्टडी की गई है, परमानेंट वेदर कंडीशन वहाँ वैसी है। और राजस्थान में जैसे आपका हॉट है, यहाँ की कंडीशन ज़्यादातर आपका करीब 6 to 7 मंथ यहाँ पर गर्म रहते हैं, तो ये परमानेंट वेदर कंडीशंस हैं। और आपका एडेप्टेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एडेप्टेशन विच हेल्प एनिमल टू सर्वाइव इन कंडीशन वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाए, तो उसको कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे पोलर बेयर है, ये पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा उनमें फैट होता है, और जैसे पेंगुइन है, ये इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अंटार्कटिका के लिए फिट है। फिर आपके कुछ हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट देखें तो दैट इज़ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ का होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज विंड एंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड क्या होता है? मूविंग एयर को विंड कहते हैं। और थंडर स्टॉर्म क्या होता है? थंडर स्टॉर्म वायलेंट एयर करंट इनसाइड द क्लाउड, अगर बादल टाइप्स हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसकी स्पीड है, वायलेंट एयर है, तो क्या कहेंगे? वो थंडर स्टॉर्म है। साइक्लोन को हम साउथ चाइना सी और जापान में अलग अलग नाम से जानते हैं। साउथ चाइना सी में हम टाइफून कहते हैं, और जापान में हम इसे हैरिकेन कहते हैं। और सॉरी, हरिकेन हम इसे यूएसए में कहते हैं, और टाइफून हम कहते हैं चाइना और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट, अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज्ड बाय विंड, एक ह्यूज रिवॉल्यूशन हो रहा है स्टॉर्म का और बाय विंड, और ये सेंटर में इनका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। टोर्नेडो क्या होता है? अकर इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडी जगह पर ये ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि आसमान से लेके ज़मीन तक ऐसा फनल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसको हम टोर्नेडो कहते हैं। स्काई टू ग्राउंड, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, 300 किलोमीटर पर आवर। तो और एक हमारा होता है एनीमोमीटर, इससे आप विंड की स्पीड मेज़र कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, तो ये अब मैंने कुछ पिक्चर भी ऐड की है, ये रहा आपका एनीमोमीटर जो आपकी विंड की स्पीड को बताता है।
नेक्स्ट है चैप्टर सॉइल, और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनती है। तो सॉइल वेदरिंग होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानें जब धीरे धीरे बारिश की वजह से, पानी की वजह से और धूप की वजह से, रेन और हीट की वजह से ये क्या होती है, ये चट्टानें लूज हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे टूट जाती हैं, और इसी को हम वेदरिंग कहते हैं, और इसी तरीके से सॉइल बनती है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल पता होना चाहिए। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल हमारी ये देखेंगे स्ट्रक्चर, तो सबसे ऊपर हमस, फिर आपकी टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, और फिर ये आपका रॉक फ्रेगमेंट और बेड रॉक। बेड रॉक सबसे नीचे की आपकी जो होता है, जो सी लेवल पे होता है, उसको बेड रॉक कहते हैं। सबसे ऊपर ये जो हमस है, ये न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए होती है, बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती है। जस्ट नीचे इसकी टॉप सॉइल है और इसके जस्ट नीचे सब सॉइल है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कुछ सॉइल के कंपोजिशन होते हैं, जैसे इसमें कितने पार्टिकल हैं, एयर पार्टिकल्स वगैरह। कंपोजिशन ऑफ सॉइल देखें तो सॉइल के पार्टिकल, हमस, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम देखते हैं। जैसे डायमीटर क्या है पार्टिकल्स का, तो अगर ग्रेवल है या स्टोन बोलो तो उसका 2.0 mm होता है, अगर सैंड है तो इसका आपको 0.05 है टू 2 है। और नेक्स्ट है सिल्ट एंड क्ले, इसका जो डायमीटर है बहुत ही छोटा होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा बड़ा है, विच पार्टिकल्स आर लार्जर, लार्जर और स्मॉलर। तो ये हम देखेंगे कि ग्रेवल का क्या है 2.0, सैंड का 0.05 और सिल्ट और क्ले का 0.05 mm। लोमी सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल होती है, क्यों, क्योंकि ये मिक्स पार्टिकल होते हैं इसमें, जैसे कि छोटे और बड़े दोनों तरीके के पार्टिकल इसमें मिक्स होते हैं, इसलिए लोमी सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और क्ले सॉइल जो होती है इसमें हाई हाई परसेंटेज ऑफ फाइन पार्टिकल्स होता है। और नेक्स्ट है आपकी सैंडी सॉइल, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ 80 से 90% केवल बड़े ही पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सैंडी सॉइल है। और जब अगर सब छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो क्ले सॉइल है, पर अगर मिक्सचर मिल जाए इनका तो हम कहेंगे वो लोमी सॉइल है। एंड दिस इज गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो लोमी सॉइल इज अ गुड सॉइल। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये चैप्टर है चैप्टर 10, और रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। तो जब भी हम फूड को लेते हैं और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये फूड जो है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन यूज़ होगी और एनर्जी रिलीज होगी। हमारा जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। हमने फूड लिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने फूड लिया, ऑक्सीजन कंबाइंड हुई, प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन समटाइम क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। उस समय अगर आपका जो फूड है वहाँ पे आप ईस्ट को यूज़ करके आप अल्कोहल बन सकता है, यानी कि हम अल्कोहल बनाया जाता है, और ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके साथ कुछ एनर्जी भी बनती है। और नेक्स्ट है आपका मसल सेल्स भी आपका, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी वो रेस्पायर करती रहती हैं। कैसे कैसे उन्हें एनर्जी मिलती है, वो क्या करती हैं, जो भी आपका ग्लूकोज है मसल सेल्स में उसको कन्वर्ट करती हैं लैक्टिक एसिड में, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। पर ये सब कब होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आई होप ये क्लियर समझ आया होगा। यहाँ मैं दोबारा बताऊंगी, ये जो फूड आइटम है या कोई भी चीज़ है, फूड ग्लूकोज है, उसको हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ईस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
ये एक तरीके का फर्मेंटेशन रिएक्शन है इस तरीके की, और जिसमें आपका अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका राइट लंग, लेफ्ट लंग, ये रहा आपका डायफ्राम, और ये रहा आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ये कॉमन जो ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। सो अगर हम देखें तो ब्रीदिंग कैसी होती है, इनहेलेशन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। जो एयर आप ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, हालांकि और भी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, पर परसेंटेज बहुत लो होगा। तो ऑक्सीजन की ब्रीदिंग, ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग हो रहा है। ब्रीदिंग का रेट होता है 15 से 18 टाइम्स रेंज होती है इसकी। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो ड्यूरिंग इनहेलेशन टू थिंग्स हैपन। दो चीज़ें होती हैं जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। रिब्स मूव अपवर्ड। ये जो रिब्स है, केज है जिसमें लंग्स बंद रहता है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा उठता है और बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है। ऊपर भी उठेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा और बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि हवा अंदर जा रही है सारी एयर। नेक्स्ट है जो डायाफ्राम है, यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है। डायाफ्राम जो है ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि एयर यहाँ से जा रही है, मूव डाउन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज अगर हम देखें ब्रीदिंग इन एनिमल्स, किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। अमीबा को देखेंगे तो इनमें डिफ्यूजन होता है, मतलब ये अपना ऑक्सीजन वगैरह या इनमें कैसे सरवाइव करते हैं, इनमें डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। कॉकरोच में आपके ट्रैकिया ट्यूब सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये आपकी ब्रीदिंग करते हैं। फिर फ्लैटवर्म अपना स्किन से, और फिशेज में आपको पता ही है गिल्स, और टैडपोल किससे, टैडपोल लंग्स और स्किन। तो और अगर आपको पता है कि प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं तो आप बताइए मुझे, पॉज करके कमेंट करिए। और वैसे प्लांट भी रेस्पायर करते हैं कैसे, इन रूट्स के थ्रू और लेंटिकल्स के थ्रू, लेंटिकल्स होते हैं, है ना, और इस तरीके से ये रेस्पायर करते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो ब्लड जो है प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट जो है वो आरबीसी होता है से बना होता है, यानी कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक आपका आरबीसी। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है या हार्ट बीट जो कहते हैं वो क्या होता है, 70 से 72 पर मिनट आपका हार्ट बीट होती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कहते हैं, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट्स को फ्यूज करता है ना, फ्यूजेस फीमेल गैमीट, है ना, ये आपका इसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपका एक ही पेरेंट सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डॉटर सेल को बनाता है, डेवलप करता है, तो हम कहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके 3-4 मेथड होते हैं, जैसे बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन है, बाइनरी फिशन है। अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और बडिंग में मैं अगर ऐसे बनाऊं तो थोड़ा सा ये बर्ड्स से इनके इंक्रीज होते जाते हैं, ये चेन ऑफ बर्ड्स बनती जाती है, फिर ये डिटैच हो जाती है हैवी होके ना, और इसको बडिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर लेता है। और बाइनरी फिशन की बात करें तो अगर जो अमीबा है वो अपने बॉडी को ही दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिशन। आई होप थोड़ा सा फास्ट है पर आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है
कुछ हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक फिनोमिना होता है जिसमें हम प्लांट्स के ही पार्ट्स को यूज़ करके नया प्लांट बना सकते हैं। एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल का ही एक टाइप मान लो आप, जिसमें हम नया प्लांट बना रहे हैं और उसकी बड यूज़ करके, लीफ यूज़ करके, रूट यूज़ करके नया प्लांट बना सकते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्लांटिंग हो रही है, ठीक है। और जैसे आप पोटैटो ले लीजिए, पोटैटो को अगर आपको ग्रो करना है तो इसका जो आई वाला पार्ट है इसको काट के आप सॉइल में डाल दीजिए और वाटर वगैरह डालिए, तो ये नया ही पोटैटो प्लांट ग्रो कर जाएगा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। अगर देखें तो फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, पर ये सब होता कहाँ है, ये फ्लावर में होगा। फ्लावर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर में एक स्ट्रक्चर होता है जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका ओवरी होती है और अंदर ये आपका ओव्यूल है। दिस इज द ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है। ये आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज बन जाएगा और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी, फ्रूट बन जाएगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद की बात है। अच्छा, ये पॉलन ग्रेन्स क्या है, जब कुछ ऐसे प्लांट्स में स्ट्रक्चर ऐसे लगा लेते हैं, जैसे मान लो सपोज ये ओवरी है और ये कुछ, तो इसमें कुछ मेल पार्ट होता है, जैसे कि ये मैं बना रही हूँ, कोशिश करते हैं इसको, और यहाँ से पॉलन ग्रेन इस फीमेल पार्ट पे गिरते हैं, तो यही है आपका पॉलन ग्रेन है। इससे एक ट्यूब रिलीज होती है जो ओव्यूल्स तक पहुँचती है और तभी आपका फर्टिलाइजेशन होता है। वो मेल गैमेट जाके आपका ओव्यूल को फ्यूज कर देगा, ओव्यूल के अंदर जो एग सैक है उसको फ्यूज कर देगा, तो नया ही आपका सीड बन जाएगा और नए प्लांट का एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक टाइम एंड मोशन। टाइम और मोशन क्या होता है, अगर पोजीशन में चेंज हो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो हम क्या कहेंगे, मोशन है। मतलब टाइम चेंज हो, टाइम बढ़ रहा है अगर, तो उसकी पोजीशन में भी चेंज होना चाहिए। अगर टाइम ही बढ़ रहा है और पोजीशन उसकी वो यहीं खड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम बढ़ रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये मोशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये कुछ टाइप्स होते हैं, ओसिलेटरी, रोटेशन, पीरियोडिक, सर्कुलर, लीनियर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ओसिलेटरी मतलब जैसे कि हम पेंडुलम वॉच की बात करें, इसका जो बॉब है ये यहाँ जाता है मेन पोजीशन से अपना यहाँ जाएगा। जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तब हम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन हो रहा है, यानी कि ये ए पोजीशन पे पहुंचा, बी पे गया, बी से फिर वापस आया मेन पोजीशन पे, तो इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। इसका एग्जांपल है पेंडुलम वॉच, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। जो हमारी अर्थ है वो भी एक तरीके का रोटेशनल मोशन कर रही है, यानी कि अर्थ के सन के चारों तरफ ये रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है, रोटेशन पे है ये। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। कोई भी जो इवेंट है अगर वो रिपीट होता रहता है बार बार, तो हम उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। या मोशन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई मोशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, जैसे मून है अर्थ के चक्कर लगा रहा है तो वो सर्कुलर पाथ लेके चक्कर लगाता है, इस तरीके से हम कहेंगे सर्कुलर मोशन है। लीनियर मतलब स्ट्रेट, जैसे कोई चीज चल रही है, जैसे कार है एक रोड पे स्ट्रेट चल रही है तो हम कहेंगे लीनियर मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब अगेन ये अगर स्ट्रेट चल रही है, एक सा ही चल रहा है, तो स्ट्रेट पाथ में है तो हम कहेंगे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। पर यही कार अगर इस तरीके से जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर इसका डायरेक्शन भी जो है सेम ना हो, पाथ सेम ना हो, मोशन सेम ना हो, ये कहीं इस तरीके से जाए, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम पीरियड का आपके चैप्टर में,
जैसे टाइम पीरियड बराबर टाइम ऑसिलेशन अपॉन में टाइम टेकन टू टेक ऑसिलेशन, टोटल ऑसिलेशन कितना हुआ और उसमें टाइम कितना लगा ऑसिलेशन होने में, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सर्किट क्या होता है? सर्किट दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज। ये आपका बैटरी, प्लग, एमीटर, वोल्ट मीटर। तो स्विच अगर देखें तो स्विच का ये सिंबल हो गया, ओपन है तो ये है, क्लोज्ड है तो इस तरीके से है। एक सिंगल सेल, एक सिंपल, तो इस तरीके का होगा। बैटरी होगा तो ये दो दो सेल आपस में जुड़ेंगे तो बैटरी होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन पॉजिटिव होती है। लैंप का ये स्ट्रक्चर है। फ्यूज का ये सिंबल है। वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है और एमीटर आपका करंट बताता है, करंट। ठीक है, एमीटर क्या बताएगा? करंट बताएगा, करंट। वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, वोल्टेज। नेक्स्ट आपका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में से ना बहुत ज़्यादा हीट पास हो रही है तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो आप इसको रीड करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी को आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब किसी कंडक्टर से बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा है तो थोड़ी देर बाद वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ये हम यूज़ करते हैं, ये एक तरीके का, ये जो चीज़ हम यूज़ करके इलेक्ट्रिक आयरन लगाते हैं, हम हीटर यूज़ करते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं। और बहुत ही अच्छा ये एक चीज़ है जिससे हम डेली यूज़ के लिए लेते हैं। नेक्स्ट फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ आपके एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट में यूज़ करते हैं या फिर हम कह सकते हैं डिवाइसेस में लगता है। ये अगर मेल्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो, और ये क्यों होता है? ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे तो फिर ये ब्रेक हो जाता है। ये मैंने कुछ रीज़न लिखे हैं, कॉजेज़। हालांकि ज़्यादा करंट फ्लो होने से ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट और फ्लक्चुएशन हो रहा है तो भी ये आपका मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि आपकी डिवाइस जो है एटलीस्ट वो सेफ रहेगी, पर ये फ्यूज़ खुद मेल्ट या ब्रेक हो जाएगा और ये करंट को रोक देगा वहीं पर फ्लो होने से, तो डिवाइस आपकी सेफ रहेगी। नेक्स्ट है फ्यूज़ हो तो कैसा होना चाहिए? फ्यूज़ एलॉय से बना होता है, 50% लेड होता है और 50% टिन होता है, और ये 200 डिग्री पे मेल्ट करता है। 200 डिग्री का टेम्परेचर जब हो जाता है तभी ये मेल्ट करता रहता है। ये वायर होती है, थिन वायर होती है, और ये 200 डिग्री पे आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका लास्ट चैप्टर है आई गेस, लाइट। और लाइट क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है हमेशा, और ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेट पाथ में, अच्छा ऐसे भी कहते हैं कि वेव फॉर्म में, ये अलग है फिर सीधे क्लासेस में, और फिलहाल अगर रेक्टिलिनियर लिखा है तो स्ट्रेट लाइन में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ये डेफिनेशन है कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर में जाती है तो ये अगर वापस आती है, वापस से फर्स्ट मीडियम में आ जाती है एक एंगल बनाते हुए, तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज ये लाइट आई और ये वापस से अपने ही मीडियम में वापस आ गई तो इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए वापस आ रही है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे आने वाली और वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका प्लेन मिरर का दिखा हुआ। इमेजेस कैसी होती है? इमेजेस रियल होती है, वर्चुअल होती है। रियल को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं और वर्चुअल को नहीं ले सकते हैं। मिरर आपके दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में आपका यूज़ होता है स्ट्रीट लाइट में, लैंप में, रियर व्यू मिरर में। ये कहाँ यूज़ होता है? डेंटिस्ट में, हेडलाइट कार में, शेविंग मिरर में। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ये इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ लेंस भी होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये बीच में मोटा होता है और टेपरिंग एज, मतलब ये साइड में ये पतला होता है, नीचे नीचे आते आते ये पतला हो जाता है। सॉरी, ये कॉन्वेक्स थिक इन मिडल, हाँ ठीक है। टेपरिंग इन, साइडों में ये नीचे आते आते ये पतला हो जाता है। कॉनकेव में थिकर इन एज, एज मतलब किनारे पे तो ये पतला मोटा रहता है, और पर बीच में ये थिकर हो जाता है। टेपरिंग इन मिडल मतलब पतला पतला सा होता जाता है मिडल में। तो अगर आपको कॉन्वेक्स में इमेज का पढ़ना है तो कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो बहुत ही मैग्नीफाइड होती है, बड़ी। समटाइम वो डिमिनिश भी बनती है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है।
ठीक है। और इसमें इमेज ज़्यादातर कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर में कैसी बनेगी। कॉनकेव सॉरी ये लेंस है, ये सभी लेंस के बारे में दिया हुआ है, लेंस का प्रॉपर्टी है। कॉनकेव में इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल और वर्चुअल और डिमिनिश। आई होप थोड़ा सा फास्ट है वीडियो पर आपको समझ आ रहा होगा। और ये रहा आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा आपका कॉनकेव, मतलब अंदर केव मतलब गुफा जैसा बना रहा है स्ट्रक्चर। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये फोकस हो गया। इसी को अगर दूसरी तरफ से देखें तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह भी काम कर सकता है। इसका सेंटर ये हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। तो ये आपके कुछ मिरर्स हैं और इनमें कुछ इमेजेस बनती है रियल और वर्चुअल। मिरर डिपेंड करता है किस तरीके का मिरर है, तो फिर वो इमेज भी उस हिसाब से बनती है। तो अगर तो मिरर आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो आपकी इमेजेस कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इमेजेस बनेंगी वर्चुअल। और अगर आपका जो मिरर है वो कॉनकेव है तो इमेजेस आपकी रियल बनेंगी, रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। अगर आपका मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। ठीक है। तो आई होप थोड़ा फास्ट है, आपको समझ आया होगा। और एक बार लाइक और शेयर तो बनता है इतनी मेहनत पे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और डिटेल वीडियो लाएंगे अगर ये पसंद आता है सबको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार एंड